वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा हेतु निबंध के प्रश्न पत्र के लिए रणनीति यहां आपसे साझा की जा रही है वीडियो के माध्यम से। इस रणनीति को अवश्य ही देखिएगा और अगर आप उचित समझे तो इसका पालन कीजिएगा। इससे आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ होगा, फायदे इसके बहुत सारे हैं। तो आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं। ये सामने जो आप फ्रंट पर देख रहे हैं ये सिलेबस है। सिलेबस को आपने अनगिनत बार देखा होगा और आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस ही वो सबसे पहला चरण होता है, पहला स्टेप होता है जिसके सहारे आप आगे बढ़ पाते हैं। जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे आप आगे की चीज़ें नहीं कवर कर पाएंगे। आपको क्या क्या पढ़ना है ये सिलेबस ही बताता है, पाठ्यक्रम से ही आपको जानकारी मिलती है। कैसे पढ़ना है उसके लिए रणनीति यहाँ उपलब्ध है। तो हिंदी निबंध इसलिए क्योंकि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा आप देने जा रहे हैं या देंगे भविष्य में, तो उसमें निबंध सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में लिखना होता है और किसी भाषा के चयन की आपके पास कोई सुविधा नहीं होती है। आप चाहे जिस माध्यम के अभ्यर्थी हैं, जिस भाषा में आप लिखने में आरामदायक महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ लिखना आपको हिंदी में ही होता है। तो थोड़ा सा हिंदी का जो शब्द सामर्थ्य है, शब्द कौशल है, उस पर भी आपको काम करना चाहिए। लेखन कौशल आपका गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। शब्दों का चयन अच्छा करना है, आपको अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है और भाषा शैली आपकी एक प्रवाहपूर्ण और सरस होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आनंद आए। निबंध में सबसे पहली चीज़ ये है ना कि निबंध एक गद्य है और गद्य का चाहे कोई भी प्रारूप हो, चाहे कोई रेखा चित्र हो, संस्मरण हो, कहानी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी तरह के लेख होते हैं वो सभी नीरस होते हैं। और वो भी विचारात्मक लेख या विश्लेषण वाले जो लेख हैं वो तो और नीरस होते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए पर्याप्त रुचि जगानी पड़ती है, रुचि अपने आप नहीं पैदा होती। कविता की तरह इसमें कोई छंद और लयबद्ध पंक्तियाँ नहीं होती, रस नहीं होता है। तो ऐसी नीरस चीज़ को हम रोचक कैसे बनाएं? परीक्षक को कॉपियों के एक भरे पूरे पुलिंदे में अपनी कॉपी की ओर, अपनी लेखनी की ओर कैसे आकर्षित करें, ये अपने आप में एक कला है और कला अभ्यास से निखरती है। तो वो अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी रणनीति का आप पालन कर लें। अगर आप बेहतर प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो चीज़ें आपके ऊपर काम नहीं करेंगी। तो अभ्यास तो आपको अपनी ओर से करना है, ठीक है। समय आपके पास होगा 3 घंटे का, जो कि पर्याप्त समय है। 3 निबंध आपको लिखने हैं, 3 घंटे का समय है। और अच्छी बात यह है कि ये निबंध बहुत बड़े नहीं होते, 600 शब्दों के आसपास रहकर ही आपको लिखना होता है। प्रत्येक निबंध के लिए जो अंक निर्धारित हैं वो हैं 40 का पूर्णांक होता है। उसी में से आपको अधिकतम अर्जित करना होता है, जितना आपकी सामर्थ्य है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 निबंध आपको लिखने हैं। अब इसमें 3 घंटे का समय आवश्यकता से ज़्यादा है। सही तरीके से देखा जाए तो अगर आप लिख रहे हैं तो आपके पास समय बचना चाहिए। तो समय बचेगा तो आप खाली बैठेंगे, तो खाली नहीं बैठना है, इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। समय अगर आपके पास थोड़ा सा आवश्यकता से ज़्यादा है तो पहले एक रणनीति तैयार करिए। जैसे यहाँ पर ये रणनीति का, स्ट्रैटेजी का वीडियो आप देख रहे हैं ना, वैसे ही प्रत्येक शीर्षक के लिए आपके पास अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो कोई और आपको बनाकर नहीं देगा, ये आपको खुद बनानी होगी वहीं परीक्षा हॉल में, ठीक। तो 3 खंड होते हैं, मतलब 1 2 3 ऐसे 3 खंड आप देख रहे हैं और इनमें कुछ निर्धारित क्षेत्र होते हैं, वहीं से शीर्षक दिए जाते हैं। ये एक सुविधा है, ऐसे मनमाना नहीं है कि कुछ भी दे दिया जाए। जैसे साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक शीर्षक आपको मिलेगा, मतलब साहित्य और संस्कृति को जोड़कर कोई ऐसा शीर्षक आयोग गढ़ेगा जो कि आपको दिया जाएगा और आपको लिखना होगा। या फिर आपके पास सुविधा है कि कोई सामाजिक मुद्दा है, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक आयोग ने दिया तो उसको भी आप चुन सकते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति के दुर्गुण या राजनीति का आज के समाज पर प्रभाव, युवा को उसके साथ जोड़कर, युवा वर्ग को राजनीति के साथ जोड़कर उससे संबंधित कोई टॉपिक दिया जा सकता है। तो ये सारा मामला है। ये 3 अलग अलग क्षेत्र हैं जिनमें कि शीर्षक आयोग बनाएगा, तैयार करेगा और आपको 3 अलग अलग शीर्षक यहाँ दिए जाएंगे। उसमें से किसी एक का चयन आपको अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी बुद्धि और अपने कौशल के हिसाब से करना होगा। और टॉपिक आपको ऐसा चुनना है जिस पर कि आप शुरू से अंत तक निभाने में, लिखने में सक्षम हो। इसी प्रकार से दूसरा खंड है आपका विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ कोई शीर्षक आपको मिलेगा। ये टॉपिक नहीं है, ये क्षेत्र है, ये एरिया है कि इस एरिया से हम प्रश्न दे सकते हैं, शीर्षक दे सकते हैं। तो विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा होगा। आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, भविष्य की अर्थव्यवस्था के स्वप्न जो हैं उनसे जुड़ा हो सकता है, या अर्थव्यवस्था का जो तत्कालिक ढांचा है उस पर महामारी का क्या असर हुआ, या वर्तमान की समस्याएं उसे कैसे परेशान कर रही हैं। वैश्वीकरण और आर्थिक क्षेत्र को जोड़कर कुछ दिया जा सकता है, तो आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक शीर्षक आपको मिल सकता है। कृषि और व्यापार,
अब यहाँ व्यापार और वाणिज्य को एक साथ जोड़कर कृषि के साथ कनेक्ट करके आपको कोई शीर्षक बनाकर दिया जा सकता है। मतलब कृषि के क्षेत्र में व्यापार की क्या घुसपैठ हो सकती है उसको भी यहाँ मिश्रित करके ब्लेंड करके एक नया शीर्षक बनाया जा सकता है। तो यहाँ से इस क्षेत्र से आपको तैयार रहना है। इसके बाद जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए कोई एक शीर्षक आपको मिलेगा। करंट अफेयर तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन जो करंट अफेयर आप पढ़ते हैं वो वन लाइनर होते हैं, ज़्यादातर वन लाइनर फैक्ट होते हैं जो कि आप पढ़ते जाते हैं, रटते जाते हैं। लेकिन यहाँ निबंध के तौर पर किसी घटना को फैलाकर अगर आपको लिखना हो, कोई करंट का मुद्दा है, कोई समसामयिकी का घटनाक्रम है और उसे आपको फैलाना है 600 शब्द में विस्तृत तौर पर अपने निजी विचारों के साथ लिखना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप पहले से संपादकीय इत्यादि का अध्ययन करते हो। एडिटोरियल जो अखबारों के हैं, इसके अलावा जो प्रामाणिक सरकारी प्रकाशन की पत्रिकाएं हैं जैसे योजना और कुरुक्षेत्र है, तो उन सब से भी आप आधार ले सकते हैं और वहाँ से भी मदद लेकर पढ़ सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। अखबारों और पत्रिकाओं को पढ़ने की सलाह इसलिए दी जाती है, पत्रिकाओं का मतलब जितनी मार्केट में उपलब्ध है तमाम तरह के दर्पण और साहित्य, उनको नहीं पढ़ना है। आपको उन पत्रिकाओं को पढ़ना चाहिए जो कि सरकार के द्वारा, सरकारी प्रकाशन पब्लिकेशन डिवीज़न इत्यादि के द्वारा प्रकाशित की जाती है। उनको पढ़ने से आपका फ़ायदा है। आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, किसी ग्रुप के साथ जुड़े हैं, कहीं आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने से आपकी रीडिंग स्किल जो है वो डेवलप होती है। किसी चीज़ को पढ़कर निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास होता है। तथ्य परोस दिया जाएगा, तथ्य आप याद कर लेंगे कि अच्छा ये आंकड़े हैं, ये मेरे दिमाग में रहेंगे, लेकिन उसे विश्लेषण कैसे करना है, मतलब विश्लेषण करके लिखना कैसे है, इसके लिए या तो आप किसी मेंटर के मार्गदर्शन में रहिए। जैसे हमारे पेड ग्रुप चलते हैं, तो पेड ग्रुप चलते हैं तो उसमें निबंध के अलग ग्रुप चल रहे हैं, उसमें लोगों ने दाखिला लिया हुआ है और शीर्षक वहाँ दिया जाता है, उस पर वो लिख कर अपनी कॉपियाँ PDF के रूप में भेजते हैं, उसका फीडबैक दिया जाता है। तो उस तरह की सुविधा अगर आपके पास है तब तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर आपको किसी भी अन्यत्र पत्र पत्रिका को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे फ्री वाली तैयारी कर रहे हैं, मतलब फ्री इनिशिएटिव का हमारा लाभ ले रहे हैं, तो हमारी जो निबंधों की प्लेलिस्ट है जो कि अभी आपसे साझा की जाएगी, आपको दिखाई जाएगी, उसके अतिरिक्त आप इतना काम अवश्य ही कर लीजिएगा। जो न्यूज़पेपर और इस तरह की सरकारी मैगजीन है उनका आधार लेकर आप निबंध की थोड़ी और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ आप देखें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है और प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, मतलब जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं सिर्फ इतनी ही नहीं है, बहुरंगी होती हैं, तो इनसे संबंधित एक शीर्षक आ सकता है। अब इसमें आप इस तरीके से गेस कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई हो, कहीं पर बड़ा भूस्खलन का कांड हुआ है पर्वतीय क्षेत्र में, या फिर कहीं बहुत बड़ा भूकंप आया, ईश्वर न करें भूकंप आया हो। चक्रवातों का कहीं मतलब कोई अरब सागर से उठा चक्रवात है या बंगाल की खाड़ी से जिसने हाल फिलहाल में तटवर्ती क्षेत्रों को उजाड़ा हो, तो ऐसी चीज़ों को आप यहाँ अपने जो निबंधों की संभावित सूची है उसमें शामिल कर सकते हैं। तो इससे आपकी तैयारी में मदद मिलेगी, मतलब प्राकृतिक आपदाओं पर आपको लिखना होगा। और अंत में राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, इस पर एक शीर्षक आपको मिल जाएगा। नई पुरानी दोनों तरह की योजनाएं इसमें आ सकती हैं। विकासात्मक योजनाएं पुरानी भी हो सकती हैं जो कि आज के समय में प्रासंगिक, और नई वाली भी हो सकती हैं जो कि अभी ताज़ा तरीन में बनाई गई। तो इस तरीके से ये निबंध का पूरा प्रश्न पत्र आपका 3 हिस्सों में बटा होता है। 3 अलग अलग खंड होते हैं और उनके अंदर बहुरंगे टॉपिक होते हैं, रंग बिरंगे। ये कुल मिलाकर 9 शीर्षक होते हैं, जिसमें से कि 3 का चयन आपको प्रत्येक खंड से एक का चयन करना होता है और उस पर अपने कौशल के हिसाब से, अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से लिखना होता है। यही है पूरा मानदंड। प्रत्येक निबंध के लिए आपको 40 अंक पूर्णांक के तौर पर दिए होते हैं, जिसमें से कि अधिकतम अर्जित करना है। तो शब्द सीमा है 600 शब्द की। अब 600 शब्द का निबंध बहुत बड़ा नहीं होता है, मध्यम आकार का होता है, या ये कहना सही रहेगा कि लघु निबंध है। तो इसमें शीर्षक जो आपको दिया है उसके इर्द गिर्द रहकर टू द पॉइंट लिखने में ही भलाई है। बहुत ज़्यादा विश्लेषण के चक्कर में नहीं पड़ना है। भले ही विश्लेषण की गुंजाइश आपके पास है, जैसे अब साहित्यिक मुद्दा है या कोई आध्यात्मिक क्षेत्र का टॉपिक है, साहित्य से जुड़ा हुआ या संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई मामला है, या कोई सामाजिक समस्या है जिसमें कि आपके विचारों को बहने की भरपूर गुंजाइश है, तो वहाँ भी आपको फैलाना बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा फैलाएंगे तो उसको बटोरने में आपको अंत में समस्या होगी। उपसंहार तक आप पहुँचते पहुँचते या तो बहुत लंबा कर देंगे निबंध को, और नहीं तो कुछ आवश्यक चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए योजना बना लेना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आप पहले ये काम करिए जब पेपर आपके हाथ में आए निबंध का, ठीक, तो तीनों जो खंड हैं उनको भली भांति देखिए, ठीक, भली भांति देखकर एक साथ ही तीनों खंडों से अलग अलग विषय को चुन डालिए। चुनने का काम पहले कर लीजिए इकट्ठे। ये नहीं कि एक खंड में से आपने एक शीर्षक चुना अपने मन माफिक और उसके बाद उस पर लिखने लगे, पूरा लिखकर 600 शब्द, तब आप वापस लौटे और अगले खंड से आपने टॉपिक सेलेक्ट किया। ये वाली भूल नहीं करनी है।
आपका दिमाग जब आप टॉपिक चुन रहे होते हैं ना, उस समय विचार विमर्श करके एकदम सेलेक्टिव मोड में होता है, चयनात्मक दृष्टिकोण दिमाग का होता है, जैसे 4 विकल्प में से एक को चुनना है, वैसी वाली स्थिति होती है। तो उसमें वो बेहतर चयन कर पाता है। अब उसके बाद पता लगा आप उसे डिस्क्रिप्टिव मोड में ले आए, अब फैलाकर आप उसी टॉपिक पर लिखने लगे। तो जब आप वापस दिमाग को वापस मोड़ना चाहेंगे कि फिर से सेलेक्टिव मोड में आ जाए और टॉपिक चुनने के लिए तैयार हो जाए, तो आपको असुविधा होगी। मतलब आप उतनी कुशलता से जो अगला विषय है उसे चुन नहीं पाएंगे। तो दिमाग को अस्त व्यस्त नहीं करना है, एक दिशा में लेकर चलना है। तो शीर्षक का चुनाव एक साथ कर लीजिएगा। प्रत्येक खंड से आप एक टॉपिक उठाकर लिख लीजिए कहीं पीछे, जहाँ रफ एरिया आप रखे हुए हैं अपना रफ करने वाला, वहाँ पर लिख लीजिए। इतना काम आप कर लिए, शीर्षक आपने तीनों का चुन लिया। अब उसके बाद तीनों का इकट्ठा ड्राफ्ट बना डालिए। प्रत्येक के लिए ड्राफ्टिंग वाला काम पीछे पहले कर डालिए एक साथ, तब जाकर लिखने का काम शुरू करिए। अब ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, तो जैसे एक शीर्षक आपने अपनी क्षमता के हिसाब से चुना, अब उसके बारे में पूरी योजना तैयार कर लीजिए कि आपको लिखना क्या है। मतलब इस पूरे शीर्षक के लिए आप कैसे निबंध को आकार देने वाले। प्रारूप बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अनावश्यक चीज़ों को लिखने से बच जाते हैं और सिर्फ काम की बातें आपके निबंध में शामिल होती हैं। निबंध कहीं भी बिखरता नहीं है। नहीं तो होगा ये ना कि एक बार आपने बिना प्रारूप बनाए सिर्फ अपने विचारों को एक जगह इकट्ठा करके कोई चीज़ लिखी नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में रखा है, एक रफ आइडिया बनाया हुआ है कि ये चीज़ लिखनी है। जब लिखना चालू करेंगे तो आपका दिमाग उस चीज़ को विश्लेषण करके फैलाने लगेगा। मतलब जानकारियाँ जो आपके पास हैं वो एक एक करके आपको थमाने लगेगा कि लो इसको लिखो, लो इसको लिखो। तो ऐसी स्थिति में आप लिखने के मोह में पड़ जाएंगे कि अच्छा ये चीज़ मुझे मालूम है इसके बारे में, ये भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं। तो फिर छोड़ें क्या, ये एक धर्म संकट बन जाता है कि क्या लिखें और क्या छोड़ दें। ये तो निबंध बढ़ता जा रहा है, इसका समापन भी करना है, ये तो 1000 शब्द पहुँच गए, आप क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति आपके सामने ना आए, इसलिए ड्राफ्टिंग कर लीजिए। दिमाग को ऐसे खुला घोड़े की तरह से मत छोड़ दीजिए बिना लगाम का कि वो मनमाना विचरण करे, जो दिमाग में आए और जो जानकारी में आपके है वो सब लिख डाले। ये नहीं, दिमाग को ये समझाइए कि आपको इस टॉपिक में एक सीमित दायरे में, एक निर्धारित शब्द सीमा के अंदर क्या लिखना है। तो इसी के लिए ड्राफ्टिंग की जाती है, दुर्घटना से बचने के लिए। और प्रस्तावना में आपको जो चीज़ लिखनी है, आमतौर पर प्रस्तावना में शीर्षक का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, शीर्षक के बारे में लोगों को परिचित कराया जाता है कि अच्छा ये टॉपिक है, इसका मतलब क्या है। जैसे वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण क्या है आप इससे शुरू कर सकते हैं, या किसी का कोई कथन है, कोई विचारक है उसका कथन है, तो आप उससे शुरू कर सकते हैं। तो परिभाषा देते हुए शुरू कर सकते हैं, ये कहने का मतलब। तो आप प्रस्तावना में किस चीज़ का परिचय देने वाले हैं, प्रस्तावना के अंदर आपकी क्या क्या बातें शामिल होंगी, उसको आप पॉइंट के तौर पे लिख दीजिए। मतलब कोड उसकी कोडिंग कर डालिए, कुछ शब्दों को वहाँ पर पीछे रफ एरिया में लिख दीजिए कि अच्छा प्रस्तावना में हम इन विचारों को या इन शब्दों को शामिल करने वाले हैं। उसके बाद निबंध की मेन बॉडी है, वहाँ हम क्या लिखने वाले हैं। सकारात्मक पक्ष में हम कौन से पॉइंट लिखेंगे, नकारात्मक पक्ष अगर हैं तो उसमें हम कौन से पॉइंट लिखेंगे, ये सब है। उसके बाद उपसंहार में हम कैसे अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले हैं, उसमें कौन कौन से विचार के बिंदु रहेंगे, तो उन बिंदुओं को वहाँ नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट आप वहाँ नोट किए रहेंगे तो आपको जब देखेंगे तो याद आ जाएगा कि अच्छा इन बिंदुओं पर हमें अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो कुछ भी छूटेगा नहीं, कहने का मतलब। और अनर्गल चीज़ें लिखने से आप बच जाएंगे, समय आपका बचेगा। व्यवस्थित तरीके से आप लिखेंगे तो नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अस्त व्यस्त काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अस्त व्यस्त करके अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि आपका जो प्रतिद्वंदी है ना, आपके आसपास के जो कंपटीटर हैं, वो निहायत ही सहूलियत वाले तरीके से, सुविधाजनक तरीके से उसी काम को आसानी से कर रहे हैं और आपसे बेहतर कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं से भी चूक नहीं रखनी है। मेंस तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में अभ्यर्थी प्री देते हैं, सिलेक्शन सिर्फ कुछ सैकड़ा या 1000 लोगों का होता है मेंस के लिए। तो ऐसे में आप भाग्यशाली हैं, आपको मेंस देने का अवसर मिला है, तो आप क्यों इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है ये आपके हाथ से फिसल जाए। तो रणनीति बनाकर काम करिए, कहने का मतलब ये। अब इसमें एक चीज़ और है, देखिए निबंध को पहले ही कहा गया कि गद्य नीरस प्रवृत्ति का होता है। इसके अंदर कविता जैसा उत्साह नहीं होता है, रोचकता नहीं होती है। कविता को तो पढ़ने की इच्छा होगी, श्रृंगार रस की कविता है, वीर रस की कविता है, उत्साह से भरी हुई है। ये शांत रस की है, ये विभत्स रस की है, ये भयंकर रस की है, भयानक रस की। तो वो 9 रस कविताओं में होते हैं, गद्य में तो होते नहीं। गद्य अपने आप को रोचक बनाने के लिए उन काव्यों का सहारा लेता है, काव्य पंक्तियों का, श्लोकों का, जो कि संस्कृत की कविता है, उनका सहारा लेता है, या फिर किसी का उद्धरण इत्यादि है, कोई कथन है तो उसका सहारा लेता है। तो निबंध को भी रोचक बनाने के लिए, निबंध जो कि एक नीरस गद्य है, इसके अंदर खुद कुछ रुचि या रुचिकर चीज़ नहीं है। जितने विचारोत्तेजक लेख होते हैं ना, मतलब विचार उसके अंदर होता है, विश्लेषण होता है, उसको आम तौर पर कोई रुचि लेकर पढ़ता नहीं है। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं तो वो मन को इस हिसाब से सेट किए रहते हैं कि वो पढ़ लेते हैं।
लेकिन आम जनता उसको पढ़ना नहीं चाहती है, उसकी तुलना में कोई मनोरंजक चीज़ है तो उसको देखना, सुनना और पढ़ना पसंद करती है। तो ऐसे में वो परीक्षक जो कि आपकी कॉपी लेकर बैठा है और ऐसी ही आपके जैसी बहुत सारी कॉपियाँ उसके पास हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है, वहाँ आप साक्षात उपलब्ध नहीं होंगे, आपकी कॉपी ही जाएगी, तो आपकी कॉपी आपकी लेखनी की ओर वो सहज आकर्षित हो, न चाहते हुए पढ़ना चाहे, ये आपके निबंध में जादू होना चाहिए, मतलब इस तरह का आकर्षण होना चाहिए। तो वो आकर्षण कैसे आएगा? अब निबंध जैसा है, जैसे मान लीजिए साहित्यिक है, ठीक है, साहित्यिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, दार्शनिक है, इस तरह के मुद्दे हैं, तो उसमें काव्य पंक्तियों के इस्तेमाल की प्रचुर संभावना होती है। अब प्रचुर संभावना का मतलब ये नहीं कि आप अपनी लेखनी को पीछे छोड़ दें और सिर्फ कविता ही कविता उसमें डाल दें। हाँ, ये कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ आपका समाप्त हुआ तो उसके बाद 1 लाइन की या 2 लाइन की एक कविता की या श्लोक की पंक्ति या कोई स्टेटमेंट अगर आप डाल रहे हैं तो उसको रखें, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। ये बिल्कुल वही दाल और सब्जी में नमक जैसा होता है, अगर संतुलित अनुपात में डाला जाए तो स्वाद बढ़ाता है और झोंक दिया जाए तो फिर परिणाम क्या होता है आप जानते हैं। तो झोंकना नहीं है, अति सर्वत्र वर्जिते, तो अति नहीं करनी, संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करना है और वो अभ्यास से आएगा। ऐसे नहीं, संतुलन एक दिन में नहीं बनता है, लेखन कला जो है वो एक दिन की नहीं होती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी से प्रैक्टिस करिए, अभी भी समय है आपके पास। अगर आप नए सिरे से भी तैयार करना चाहते हैं तो भी आपके पास अभी पर्याप्त समय, एक नया अवसर मिला हुआ है। समय जो जाया हुआ, परीक्षा पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, आंदोलन हुआ, तो उसमें जो समय जाया हुआ, जो बुरी चीज़ें हैं उनको एक तरफ कर दीजिए। अभी जो सामने भविष्य आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए आशान्वित रहिए। तो समय जो पर्याप्त आपको मिला है उसे यूटिलाइज करिए, सिर्फ प्री में ही ना फंसे रहिए। मेंस की जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, लिखने का अभ्यास है, उसको करिए। और लिखने के अभ्यास में निबंध लेखन आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन रखिए, उस दिन भी कर सकते हैं। तो ये तरीका आपका हो सकता है। अब निबंध लेखन करके आप फीडबैक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप निबंध लेखन के लिए सिर्फ हिंट लेना चाहते हैं तो हमारा जो फ्री इनिशिएटिव है उसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि यूट्यूब पे क्या सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से चलाए जा रहे जो फ्री इनिशिएटिव हैं उसके चलते हमने बहुत सारे निबंधों के वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाले हुए हैं और उनकी पूरी एक अच्छी खासी भरी पूरी प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं 117 के आसपास वीडियो हैं और ये लगातार बढ़ते जाएंगे। अभी इनकी संख्या 117 है, परीक्षा आते आते इनकी संख्या लगभग 200 के आसपास हो जाएगी, जो अति संभावित टॉपिक होते हैं। इसके अलावा जो PYQs के टॉपिक हैं, निबंध के शीर्षक हैं, उनको हम इसमें शामिल करते हैं। उसके मॉडल तैयार करते हैं, मॉडल को लिखा जाता है, उसके बाद बाकायदा उस पर वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है और यहाँ अपलोड किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं और वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको एक निबंध लिखकर थमा दिया गया कि लीजिए रटिए। निबंध को कभी रटा नहीं जा सकता, ये आप सभी जानते हैं। तो इसमें आपको ये हिंट दिया जाता है, ये तरीका सिखाया जाता है कि किसी शीर्षक पर आप लिखें कैसे, लिखने का अप्रोच आपका क्या हो। और साथ में ये भी बताया जाता है कि अगर आपके मन माफिक टॉपिक नहीं आया, इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको कि वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया गया है। जैसे 2023 का जो मेंस हुआ है यूपी PCS का, उससे संबंधित यहाँ पर मॉडल आंसर दिए हुए हैं जो निबंध के टॉपिक आए थे, ठीक है। वैसे ही ये PYQs का हो गया। बाकी हम अपनी ओर से भी जो अति संभावित टॉपिक हैं उन पर लिख कर बाकायदा निबंध उसके वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रस्तुत करते हैं। और ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होते, बहुत ज़्यादा अगर कोई लंबा होगा तो आधे घंटे का होगा, नहीं तो ज़्यादातर इसमें 15-16 मिनट या 20 मिनट के हैं, ये आप खुद देख पा रहे हैं, ठीक। तो इन्हें देखने में आपको कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस समय ही लगाना है। जब फुर्सत में होइए तो कान में लगा लीजिए अपना ब्लूटूथ और सुन लीजिए आराम से क्या कहा जा रहा है। और इसमें आपको तरीका बताया जाता है। और वही बात यहाँ कही जा रही थी जो कि बीच में अधूरी रह गई, मतलब हमेशा ये नहीं हो सकता कि शीर्षक आपकी मर्जी के अनुरूप आए। कभी कभी क्या होता है कि इच्छा के विपरीत कुछ टॉपिक मिल जाते हैं और उसमें विकल्प आपके पास भागने का नहीं होता है। सपोज दैट 3 खंड हैं आपके, 2 खंड में से तो आपने अपने मन मर्जी का चुन लिया, एक ऐसा खंड हुआ, मतलब एक ऐसा उसमें से सेगमेंट हुआ जिसमें कि तीनों के तीनों टॉपिक जो हैं वो अजनबी हैं आपके लिए, आप उनके बारे में बहुत कुछ ठीक से नहीं जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उसे कैसे हैंडल करेंगे? ये तो बिल्कुल वही दशा हो गई कि एक प्रशासनिक अधिकारी के सामने एक विषम परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी गई जिसका कि उसे तत्काल में कोई समाधान नहीं सूझ रहा है। तो वही स्थिति आपकी वहाँ परीक्षा हॉल में हो जाएगी। तो ऐसे में उसे कैसे निभाना है, उसके संबंध में आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, कैसे आप कम जानते हुए भी एक टॉपिक को अच्छी प्रकार से खींच पाएँ 600 शब्दों तक, ये आपको बताया जाता है। और उसके लिए आपको ये पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी, प्रत्येक वीडियो को देखना पड़ेगा जिसमें कि तमाम तरह से निबंधों को आपको लिखकर बाकायदा उसका प्रारूप बनाकर समझाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है जिसका कि आप भरपूर लाभ ले सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये प्लेलिस्ट आप जब चाहें तब देख सकते हैं। निबंध लेखन में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा,
जो फ्री इनिशिएटिव में आपको करना है वो तो बता दिया गया। इसके अतिरिक्त आपकी कोई शंका हो तो आप जो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप ही लोगों के लिए है, तो वहाँ बता सकते हैं। अपनी कोई राय आपको साझा करनी है, कुछ पूछना है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया जाएगा। अगर आवश्यकता हुई, कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर कि आपको लगता है कि इसे वीडियो बनाकर समझाना चाहिए, तो वो भी बना दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपके लिए हो गया। लेकिन निबंध में एक बात आवश्यक रूप से ध्यान दीजिएगा कि शीर्षक चाहे कुछ भी हो निबंध का, हेडिंग डालकर नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग ये गड़बड़ करते हैं कि पहले डालेंगे प्रस्तावना हेडिंग, और प्रस्तावना हेडिंग डालकर तब जाकर प्रस्तावना उसके अंदर लिखेंगे। ये वाली भूल ये स्कूली जीवन में ठीक है, जब आप विद्यार्थी थे, आप निबंध लिखना अभी सीख रहे थे, उस समय के लिए बेहतर है। उस समय आपको आइडिया नहीं रहता है ना कि किस चीज़ के लिए हमें कितना लिखना है, तो आप आवश्यकता से अधिक न लिख जाए या फिर कुछ लिखना आपसे छूट न जाए, आप कुछ भूल न जाए, इसलिए आपको कहा जाता है कि हेडिंग डालिए। तो आपके अध्यापक उस समय जो सलाह देते हैं वो सही होती है, लेकिन वो उस दौर के लिए सही होती है। अभी जब आप जिस स्थिति में है ना, एक मैच्योर कैंडिडेट की आपकी हैसियत है, एक परिपक्व मानसिकता आपके अंदर है, प्रशासक आप बनने जा रहे हैं, प्रशासनिक सेवा में उतरने जा रहे हैं, तो ऐसे में वो हेडिंग वाला तरीका आपको छोड़ना होगा। जितने भी बड़े बड़े लेखकों के लेख आप देखते हैं या अच्छे खासे संपादकीय होते हैं, प्रतिष्ठित अखबारों पत्रिकाओं में छपते हैं, उनके लेखों को देखिए, उनके जो लिखे हुए लेख हैं ध्यान से देखिए, वो पैराग्राफ में होते हैं। हेडिंग डालकर कोई नहीं लिखता है, ऊपर शीर्षक डाल दिया जाएगा, उसके बाद पूरा पैराग्राफ ही रहेगा। बहुत बड़े पैराग्राफ नहीं होते हैं, मध्यम आकार के बहुत सारे पैराग्राफों में उनके जो लेख हैं वो बटे होते हैं, और वही लिखने का सही तरीका है। अब इस बारे में 25 लोग आपको 25 तरह की राय देंगे कि नहीं हेडिंग डालनी चाहिए, हेडिंग डालने से आकर्षक हो जाता है। आकर्षक बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आपको जहाँ लग रहा है कि निबंध में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके नीचे आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, उसे इन्वर्टेड कॉमा में कर सकते हैं, थोड़ा अलग लिख कर पैराग्राफ चेंज करके दिखा सकते हैं, या अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए आप आंकड़ों का सहारा ले सकते हैं, बुलेट पॉइंट बना सकते हैं, उसकी पूरी छूट है आपके पास। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई डायग्राम मेकिंग का भी काम हल्का फुल्का कर सकते हैं, मतलब चित्रकारी नहीं करनी है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई ज्योग्राफिकल टॉपिक, कहीं लोकेशन आपको दिखानी है, लोकेट करना है किसी चीज़ को, तो उसके लिए आप मैपिंग का सहारा भी ले सकते हैं। उद्धरण और काव्य पंक्तियों का प्रयोग करने की भरपूर गुंजाइश ही है। दाल में नमक की भांति इस्तेमाल करना है, मतलब सोच समझकर एक संतुलित मात्रा में प्रयोग करना है, लेकिन प्रयोग आप कर सकते हैं। ये सब आकर्षक बनाने का ही तरीका है। हेडिंग आकर्षक बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि आपकी जो अपरिपक्व मानसिकता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जरूर हो सकता है। तो हेडिंग डालकर नहीं लिखना है, ये एक बात ठीक है। तो ये निबंध का अपना है, और निबंध कभी भी रटा नहीं जाता है, ये बंधन मुक्त होता है, आपके उन्मुक्त विचारों की यहाँ अपेक्षा की जाती है। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तावना में आप आरंभ कर रहे होते हैं, शुरुआत करना सबसे टेढ़ा काम होता है। और जैसे हमारे शरीर में हमारी असली पहचान हमारे चेहरे से होती है, अगर आपका चेहरा छिपा दिया जाए, आप मास्क लगा लें या नकाब पहन लें या कुछ भी, मतलब चेहरे को कवर कर लें कुल मिलाकर, तो आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। आपकी कद काठी और आपके बाकी जो शरीर के अंग हैं उनसे पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका चेहरा सिर्फ खुला हो, बाकी शरीर एकदम कवर हो चारों ओर से, तो आपको पहचानना कोई कठिन काम नहीं है। तो वैसे ही निबंध में भी प्रस्तावना जो है वो उसका फेस होती है, चेहरा होती है, और ये चेहरा बेहतर होना चाहिए। कहा जाता है ना कि चेहरा मोहरा उस आदमी का बड़ा अच्छा है। अब वो आदमी अंदर से कैसा है, उसके जो व्यक्तिगत गुण हैं वो हैं या नहीं, ये तो बाद में देखा जाता है ना, वो बोलता कैसा है ये भी बाद में देखा जाता है। लेकिन चेहरा अगर विकृत है, खराब है, तो ऐसे में लोग अच्छी इमेज नहीं बनाते। और चेहरा बहुत सुंदर है, अंदर से एक पैसे का गुण उसके अंदर नहीं है, तो पहली जो उसकी इमेज बनती है, पहला जो प्रभाव जमता है वो बेहतर होता है कि बहुत खूबसूरत आदमी। तो वही चीज़ प्रस्तावना के साथ भी है। निबंध की जो मेन बॉडी है ना, वो बोरे की तरह से होती है। उसमें आप जितनी भी जानकारियाँ जानते हैं, जितना भी डाटा आंकड़े आपके पास है, उनको ठूस देते हैं, जैसे बोरे में चीज़ों को भरा जाता है, और वो चल जाती हैं। सही बात यह है कि निबंध का जो बीच का हिस्सा है ना, परीक्षक उसको बहुत बारीकी से नहीं पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीरता और सूक्ष्म निगाह से नहीं पढ़ता है। मूल रूप से वो देखता है फ्रंट यानी प्रस्तावना, और एकदम से एंडिंग यानी समापन, उपसंहार। तो इन दो चीज़ों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत 19-20 चल जाएगा आपकी मेन बॉडी में, लेकिन प्रस्तावना को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। पहले योजना तैयार कर लीजिए कि प्रस्तावना में आप कैसे शुरू करने वाले हैं। कम से कम इसके लिए तो स्ट्रैटेजी आपके पास अवश्य होनी चाहिए। प्रस्तावना को हर हाल में ऐसा बनाइए कि लोग पढ़ना चाहें, आपके निबंध को आकर्षित हों। और दूसरी बात यह है कि जो पैराग्राफ आप निबंध के लिए बनाएं, बहुत बड़े पैराग्राफ में मत लिखिए, मध्यम आकार के मझले पैराग्राफ बनाइए, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े।
और उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। जैसे जंजीर की कड़ियाँ आपस में जुड़ी होती हैं ना, वैसे ही यहाँ आपके जो पैराग्राफ है वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। मतलब एक पैराग्राफ की बात को जहाँ पर आपने ख़त्म किया है, अगले पैराग्राफ में बात को आप वहीं से शुरू करिए। ये लिंक करने का सबसे सरल तरीका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सीरियल के बहुत सारे एपिसोड होते हैं, ठीक है, तो सीरियल वाले क्या करते हैं, सस्पेंस बनाते हैं, दर्शक उनके साथ जुड़े रहें, इसके लिए सीरियल को एकदम एक एपिसोड को वहीं पर ख़त्म करते हैं जहाँ पर घटना कोई होती है वो अपनी चरम सीमा पर है। पता लगा रसोई में षड्यंत्र हुआ, अब षड्यंत्रकारी का नाम जो है वो परिवार वालों के सामने आने ही वाला था, तब तक वहीं पर कहा जाएगा कि अब अगले एपिसोड में देखिएगा, सीरियल समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। तो ऐसा वाला जो तरीका है ना, मतलब सस्पेंस पैदा करने वाला, तो वो फिल्मी और सीरियल वाला सस्पेंस नहीं बनाना है, लेकिन कुल मिलाकर कनेक्ट करना है। मतलब पैराग्राफों को आपस में जोड़ कर रखना है ताकि एक फ्लो बना रहे। पढ़ने वाला व्यक्ति जब एक पैराग्राफ पढ़कर पूरा करे तो वो भाग ना पाए, उसको ये जानने की इच्छा हो कि अगले पैराग्राफ में आपने क्या लिखा होगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो निबंध हमेशा रोचक बना रहेगा, प्रवाहपूर्ण रहेगा, उसमें एक फ्लो रहेगा, बहाव रहेगा, और उसमें जो एक बार घुस जाएगा